अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। आज नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफा हमें बताया, शाह साहब के पास बहावलपुर वाली साइड से एक गांव था। उस तरफ से कुछ लोग आए। वो लोग बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको जिन्नात ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था। शाह साहब से मिले उन लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत दूर से आए और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। शाह साहब ने पूछा कि क्या परेशानी है आपको। वो बताते हैं कि हम लोगों ने आज से तकरीबन 3 माह पहले गांव में एक घर लिया। एक घर बिक रहा था। जो गांव के वो लोग थे वो बेचकर वो घर वो जा रहे थे। वो घर हम लोगों ने खरीद लिया। हम लोगों का हम लोग 2 घर एक यानी 2 फैमिली से एक घर में रहते थे, तो उनमें से एक फैमिली उस नए घर में शिफ्ट होगी। अब जब वो लोग वहां पर शिफ्ट हुए, उस घर में एक पुराना कुआं भी था। वो जो कुआं था उसमें पानी भी था और वो लोग बताते हैं कि हम वो पानी इस्तेमाल भी करते हैं, मीठा पानी है। हम लोगों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि घर में अगर पानी है तो बाज़ औक़ात पानी का बड़ा मसला बनता था तो पानी लेने बाहर कुएं पर जाना पड़ता था। हम लोगों ने वो घर ले लिया। घर बड़ा था लेकिन था पुराना। उस घर में शिफ्ट हुए हुए जैसे ही अभी 4-5 दिन गुजरे, सर्दियों का मौसम था। हल्की जैसे सर्दी अब आने लग गई थी। बहुत शदीद सर्दियां नहीं थी, सर्दियों की शुरुआत थी। शाम के टाइम रातें जो है वो ठंडी हो जाया करती थी। हम लोग सारे कमरों में ही सोते थे। इसी तरह से हम लोग कमरे में सो रहे थे, पूरी फैमिली हमारी अंदर थी। हमने दरवाजा बंद किया हुआ था। अब वो जो कुएं वाला हिस्सा है वो बरामदे और कमरों से हट के सब बड़ा सा सहन था, उसके एक कोने की तरफ एक दरख्त के पास वो कुआं था। रात के टाइम हमें ऐसी आवाजें आने लग गई जिस तरह से कोई बहुत खौफनाक अंदाज में रो रहा है। वो रोने की आवाज किसी औरत की थी और बहुत ज्यादा सिसकियों में कोई रो रहा है। हम लोग उठ के बैठ गए कि ये बिल्ली की आवाज तो नहीं लग रही, ना ही किसी कुत्ते या गीदड़ की आवाज है, फिर ये कौन रो रहा है? ये आवाज तो किसी इंसान की लग रही है। डर भी लग रहा था बाहर जाते हुए। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत की, दरवाजा खोला, बाहर झांक कर देखा, बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी नहीं था बाहर। जब दरवाजा खोला वो रोने की आवाजें आना बंद हो गई। चांद की चांदनी फैली हुई थी। उस रोशनी में भी हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हल्की धुंध सहन में छाई हुई थी। जो ही दरवाजा बंद किया, अभी मैं चारपाई तक नहीं पहुंचा था, रोने की आवाजें फिर आने लग गई। मैंने अपनी बीवी से कहा कि पता नहीं आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर हम दोनों ने दरवाजा खोला। हम लोग लालटेन लेकर बाहर निकले। बाहर जाकर चारों तरफ देखा, कोई आवाज नहीं थी, आवाजें बंद हो जाती थी। फिर हम लोग आकर कमरों में लेट के जो भी आवाजें आती रहे, हमें तो कोई बाहर नजर नहीं आ रहा। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रात जैसे ही रात का पिछला पहर शुरू होता, जैसे बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, सिर्फ और सिर्फ जो रात के हशरात होते हैं उनके बोलने की आवाजें या दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें, उनके बाद वो रोने की आवाजें शुरू हो जाती थी। ये बिल्कुल भी अब हमारा वहम नहीं था। आज फिर आवाजें आई। मैं उठकर देखने लगा तो मेरी बीवी ने कहा कि मत देखे, जो कोई भी है फिर हमें कोई नुकसान ना दे दे, जो कोई भी है इसको रोने दे। सुबह हम लोग जो इस घर में रह कर गए, उनके रिश्तेदार यहीं पर रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि माजरा क्या है। मैं भी चुप कर गया। रात भर वो रोने की आवाजें हमें सोने नहीं दे रही थी। बच्चे भी छोटे थे, हमें डर भी लगता था कि क्या करें और क्या ना करें। इसी तरह से फिर सुबह हो गई। सुबह जाके बाहर देखा तो हम लोगों के सहन में बहुत अजीबोगरीब पैरों के निशान लगे हुए थे। वो पैरों के निशान बहुत पतले और लंबे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी इंसान के पांव हो ही नहीं सकते।
एक इंसानी बाजू से भी लंबे वो पाँव थे और नोक वाले पाँव थे, पीछे भी नोक थी, आगे भी नोक थी। वो पाँव जैसे हमारे बरामदे तक आए हैं और वो शुरू जो थे वो कुएं के पास से हो रहे थे। हम लोगों ने इतने लंबे पैरों के निशान पहली बार देखे। अब हम लोगों के जो मेरे बड़े भाई थे उनके घर गए, उनको बुलाया कि हमारे इस नए घर में तो ये मामलात हो रहे हैं, यहाँ पर तो रात को रोने की आवाज़ें आती हैं और अब अजीबोगरीब पैरों के निशान हैं। जैसे वो हम लोगों के घर आया, आकर देखा तो सहन से वो पैरों के निशान मिट चुके थे, गायब हो चुके थे। ना हमने सहन को धोया, ना झाड़ू लगाया, ना उनको मिटाया, ना हटाया। लेकिन जैसे ही जाकर देखा तो वो पैरों के निशान नहीं थे। तो कहने लगे कि कहीं तुम लोगों को वहम ना हो रहा हो, घर पुराना है, मिट्टी वाला फर्श है पुराना, इस पर मिट्टी का वो नया लेप होगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। वो लोग भी चले गए। उसके बाद 2-3 दिन बिल्कुल खामोशी हो गई, कोई रोने की आवाज़ें नहीं आई, कोई पैरों के निशान नजर नहीं आए। हमें लगा कि शायद कोई मखलूक थी जो तंग कर रही है, यहाँ से चली गई है। मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी, रात का टाइम था, 2-3 दिन के बाद की बात है, रात का टाइम था। तो बाहर ही हम लोगों का सहन में किचन है कोने पर, वहां पर वो बैठकर खाना बना रही थी। तो थोड़ी ही देर गुजरी, उसे ऐसे आवाजें आने लगी जिस तरह से कोई कहकों में हंस रहा है, कोई जैसे कोई औरत है और वो कहके लगाकर हंस रही है, और साथ पैरों की छन छन की आवाजें। वो बड़ी हैरान हुई कि ये किसकी आवाजें हैं, बच्चे तो अंदर कमरे में हैं। वो उठी और उसने किचन से ही झांक कर जब देखा तो क्या देखती है, एक औरत है, उसने सर के ऊपर घड़ा उठाया हुआ है और जैसे सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो कुएं की तरफ चलती हुई जा रही है। मेरी बीवी ने कहा, कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे आई हो? अब इसने सिर्फ इतना कहा ही था, वो उसके करीब जाने लगी तो वो गायब हो गई। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा डर गई, दोबारा किचन में आई। उसने सुना हुआ था कि आग के पास ये चीजें नहीं आती। उसने लकड़ियां और जलानी शुरू कर दी कि कहीं वो मखलूक मुझे नुकसान ना दे दे। बच्चे कमरे में अकेले हैं, दरवाजा बंद था। उसने जल्दी से वो सारी जलती हुई लकड़ियां जो थी वो एक लोहे के पुराने बर्तन में रखी और बरामदे में ला के रख दी और खुद अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बाहर से वही आवाजें आ रही थी। इतने में मैं घर आ गया। मैं दरवाजा खटखटा के थक गया, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैं डर गया कि कहीं, मैं दीवार कूद कर अंदर आया और मैंने आकर कमरे का दरवाजा खटखटाया। मेरी आवाज सुनकर मेरी बीवी ने दरवाजा खोला। मैंने इसे कहा कि ये सब क्या हो रहा है, तुम लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? उसने कहा, हमें तो एक औरत नजर आ रही है बार बार कुएं के पास, कभी हंसती है कभी चलती है। तो मैं तो इतना शदीद डर गई थी कि मैंने बरामदे में आग जला कर रखी है। उसने जब मुझे ये बात बताई मैं भी डर गया। हम लोग डरते डरते बाहर निकले, नलके से हाथ मुंह धोया मैंने और हम लोग कमरे में चले गए। जो ही रात हुई, पूरी रात वो हमारे सहन में वो पायल पहने चलती है, आवाजें देती है, हंसती है और जैसे कुएं की तरफ जाकर गायब हो जाती है। हम लोगों के छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने वो घर खरीदा है, हमें उस कुएं के जिन्नात जो हैं बहुत तंग कर रहे हैं, वो जो कोई भी मखलूक है। आप हमें बताएं कि हम क्या करें, हम बहुत दूर से आए हैं आपका सुन के। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो कोई जिन्नी नहीं है, वो एक पिछल पैरी चुड़ैल आफत है जिसके पैरों के निशान ऐसे होते हैं, नोक वाले कोने वाले पैरों के निशान होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। ये उल्टे पैरों वाली मखलूक होती है। इसका बसेरा या तो उस कुएं में है या उस कुएं के ऊपर वो जो दरख्त है उस पर है। मैं आप लोगों को एक तावीज दूंगा, वो तावीज आप लोग दरख्त पर बांधें। उसके बाद अगर वो आना बंद हो गई अव्वल पर तो उस तावीज के बाद ही वो वहां पर नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नजर आती है तो फिर उसके लिए मुझे यहाँ पर एक अमल करना पड़ेगा और अमल के बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ दूंगा, वो वहां पर आपको करना होगा। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों का गांव बहुत दूर है, हम लोग कितने दिन के बाद आए? तो शाह साहब ने कहा कि ये तावीज़ ले जाओ और 5 दिन के बाद तुम आकर मुझे हालात बताओ, मैं यहाँ पर पढ़ाई भी करूँगा। शाह साहब ने उसको तावीज़ दिया और शाह साहब ने कहा कि कोशिश करनी है कि रात के बाद कोई अकेला आप लोगों में से घर से बाहर यानी कमरों से बाहर कुएं की तरफ ना जाए, बच्चों का खास ख्याल रखो। वो लोग चले गए। उन लोगों ने जाकर वो तावीज़ बांध दिया। 3 दिन के बाद वो लोग फिर आके 5 दिन के बाद आना था और अब वो और भी ज्यादा डरे हुए थे। उनका ये कहना है कि जब हम लोगों ने जाकर दरख्त के ऊपर तावीज़ बांधा, उस रात उस मखलूक ने हमारे दरवाजे खटखटाए
اور اس نے کہا کہ میں بہت تنگ ہو رہی ہوں، اس چیز کو یہاں سے اتار لوں. یعنی لفظوں کی ایسے سمجھ آتی تھی کہ تنگ ہو رہی ہوں، آگے پیچھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا. بولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سنائی دیتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. پھر میری بیوی کیا دیکھتی ہے کہ جیسے میری بیوی کے ہی روپ کی عورت صحن میں رات کے وقت جیسے بال کھول کر کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. اسے یہ تب لگا کہ جب وہ چھوٹے بچے کو لے کر باتھ روم میں جا رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ جیسے وہی سامنے بال کھولے کنویں کے پاس بیٹھی ہے. اس کی چیخ نکل گئی کہ یہ کیا. جب میرے بیٹے نے کہا کہ امی آپ وہاں بیٹھی ہیں، جبکہ وہ اس کے ساتھ تھی. اب وہ میری بیوی کے روپ میں ہمیں گھر میں نظر آنے لگ گئی ہے. مجھے بھی ایک دفعہ نظر آئی ہے، مجھے ایسے نظر آئی ہے کہ میری بیوی اندر بچوں کو سلا رہی تھی. میں باہر نکلا تو وہ جیسے کچن میں آگ نہیں جل رہی تھی لیکن وہ ایسے کھڑی ہو کر جیسے وہ کھانا بنا رہی ہے. یہی لباس، یہی رنگ روپ، آنکھیں بس بڑی عجیب ہیں اس کی. تو میں ڈر گیا، میری چیخ نکل گئی کہ یہ کیا. اتنے میں میری بیوی اندر سے بھاگی تو میں نے کہا کہ تمہارے روپ میں مجھے عورت نظر آئی ہے وہاں پہ، اب ہم لوگ کیا کریں. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑی سخت مخلوق ہے کہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائے گی، اس کے لیے مجھے یہاں پر عمل کرنا پڑے گا. شاہ صاحب نے کہا کہ تم لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑے گا. 3 دن تم لوگ یہیں پر رہو گے، 3 دن کے بعد وہ عمل ہوگا اور پھر تم لوگ چلے جانا. وہ کہتا ہے کہ میں نے آنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو اپنے بھائی کے گھر چھوڑ دیا تھا اور اس وقت ہمارا وہ گھر بالکل اکیلا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو اور بھی بہتر ہے کہ وہ گھر اکیلا ہے. شاہ صاحب نے وہاں پر عمل شروع کر دیا. 3 دن کے بعد وہ آدمی گیا. شاہ صاحب نے اسے کہا کہ یہ 2 تعویذ ہیں، سرخ رنگ کے دوپٹے میں ان کو دونوں کونوں سے باندھ کر تو اس کنویں میں لٹکا دو. یا یہ تعویذ غائب ہو جائیں گے یا یہ دوپٹہ غائب ہو جائے گا. اگر دوپٹہ غائب ہو گئے تو وہ چیز یہاں سے چلی جائے گی، اور اگر تعویذ غائب ہو گئے تو تم لوگوں کو جانا پڑے گا. وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑے گی، پھر یہ گھر تم لوگوں کو چھوڑنا ہوگا. وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا. وہ چلا گیا. 5-6 دن کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ جب آپ عمل وہاں پر کر رہے تھے تو وہاں پر میرے بھائی کے گھر میں کسی نے جا کر کہا کہ ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. جب یہ لوگ بھاگے بھاگے گئے گھر میں، جب ان لوگوں نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو صحن میں کنویں کے قریب ہی بہت زیادہ آگ جل رہی تھی. ان لوگوں نے پانی وغیرہ پھینکا، آگ بجھ گئی، جلا کچھ بھی نہیں. وہ عجیب و غریب سوکھی لکڑیاں پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے آئیں، جن کو جنات نے یا اس مخلوق نے آگ لگا دی. اس سے اگلے دن ان لوگوں کو بلایا کہ اس گھر سے بہت زیادہ شور شرابہ سنائی دے رہا، آپ لوگ آ کر دیکھیں کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم ہم لوگوں نے دروازہ کھولا اس گھر کا تو صحن میں بے تحاشا عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. کالے لباس تھے، سفید بال تھے، اتنے بھیانک چہرے تھے کہ پورا صحن ان عورتوں سے بھرا ہوا تھا. میرا بھائی بہت زیادہ ڈر گیا، اس کی بھی چیخیں نکل گئی، اس نے دروازہ بند کر دیا. تیسرے دن ان کو کسی نے آ کر کہا کہ اس گھر میں تو ماتم کر رہا ہے کوئی ادھر کیا ہوا ہے، ادھر کوئی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فوت ہو گیا وہاں پر. اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا اس گھر میں کیا معاملات ہیں، ہم نے یہ گھر خریدا ہے، جن سے خریدا وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن اب ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. میرا بھائی گیا ہوا ہے، وہ عمل ہی کروا رہا ہے وہاں پر، پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں. ہم نے اس گھر میں نہیں جانا. میں جب 4تھے دن گیا تو مجھے ان باتوں کا پتہ چلا. میں نے ہمت کی اور میں نے سرخ دوپٹے کے ساتھ تعویذ باندھ کر کنویں کے اندر اس دوپٹے کو لٹکا دیا اور آدھا حصہ باہر رکھ دیا. تقریباً 2 دن کے بعد وہ دوپٹہ غائب ہو گیا. اب وہ دوپٹہ تو وہاں پر نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگوں کو رونے کی، ہنسنے کی یا کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا ہم لوگوں کے دل پر. اس گھر میں ہم لوگ اب چاہ کر بھی رہ نہیں پا رہے. کنویں کی طرف سے آوازیں تو نہیں آتی لیکن کسی کے ہونے کا احساس ابھی بھی ہے. وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی لیکن ایسے لگتا ہے وہ ابھی بھی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اب وہ ایک سایہ یا پرچھائی کے روپ میں اب آ گئی ہے. اب وہ نہ تو آوازیں دے رہی ہے، نہ ہی اس کے قدموں کی کوئی آواز ہے، نہ ہی اس کا کوئی وجود ہے. پہلے تو وہ میری بیوی کے روپ میں تھی، اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے. اب ہم لوگ کیا کریں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ تم لوگوں کا خوف اور ڈر ہے. اگر دوپٹہ غائب نہ ہوتا، تعویذ غائب ہو جاتے تو چاہے
जो मर्जी कर लेते, मैं भी अमल कर लेता, वो मखलूक नुकसान दे देती लेकिन वहां से जाती ना। अमल के दौरान उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, घर को जलाने की कोशिश की, घर बचा लिया गया। अगले दिन उन्होंने अपने रूप जाहिर किए, फिर भी घर बचा लिया गया। तीसरे दिन उन्होंने रोने की आवाजें निकाली, अगर उस घर में इस दिन तुम्हारा भाई दाखिल हो जाता तो जिन्नात उसे जान से मार देते। लेकिन अब वो दुपट्टा गायब हो गया। बेफिक्र होकर तुम लोग, अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो उस कुएं को ऊपर से बंद कर दो, उस कुएं को बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। उसने कहा कि ठीक है। शाह साहब ने उसको एक हिफाजत का तावीज दे दिया कि जिस कमरे में तुम लोग सोते हो उसके ऊपर ये हिफाजत का तावीज लगा ले। उसने वो तावीज लगा लिया। तकरीबन 15-20 दिन गुजरे, वो दोबारा आ गया। शाह साहब परेशान के पता नहीं अब इसको क्या हो गया। उसने कहा कि हम लोग उस घर में अब ठीक है, हमने उस घर की वाइट वॉश करवाए हैं, सफेदियां करवाई हैं, पेंट्स करवाए हैं, सेन भी नया बनवाया है, हम लोगों ने वो कुआं बंद कर दिया है। अब हम लोगों को, मेरी बीवी कहती है ऐसे लग रहा है जैसे वो कुआं जब ऊपर से बंद हुआ है तो लकड़ी का पूरा हम लोगों ने ऊपर एक दरवाजा सा बनवा के गोल रख दिया, खिड़की सी जैसे होती है, जैसे उस पर कोई दस्तक देता है। आधी रात को कहती है जब मैं उठती हूँ या मैं अकेली जब किचन में खाना बना रही हूँ तो जैसे लगता है लकड़ी की किसी चीज के ऊपर कोई दस्तक देता है। शाह साहब ने कहा कि वो जो कुछ भी है वो कैद है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी, वो दस्तक देता है, आवाजें आती हैं, आने दो, तुम लोगों को वो कोई नुकसान नहीं दे सकती। इस तरह से फिर वो वहां से गए, इतनी दूर गांव से, वो मजबूरी से बार बार उनको आना पड़ता था। फिर वो जो उनके रिश्तेदार वहां पर रहते थे, जब उनसे इस बारे में पूछगिछ की गई तो उनका ये कहना था कि इस कुएं के ऊपर किसी जादूगर ने अमल किया था। उन लोगों की बेटी के ऊपर आसेब था। उन लोगों ने किसी आमिल को बुलाया, वो जादूगर था, उसने वो आसेब निकालकर उस कुएं पर डाल दिया और उन लोगों से कहा कि ये घर बेचकर यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बच्ची बच जाएगी। इसलिए वो लोग ये घर बेचकर यहाँ से चले गए और वो जो मखलूक थी वो कुएं के ऊपर हावी हो गई। यानी वो कुएं पे, दरख्त पे रहती थी और उस लड़की को ही ढूंढती थी कि उस लड़की के ऊपर आसेब, उसके ऊपर बचपन से वो आसेब था जिसको उस जादूगर ने हटाकर उस कुएं के ऊपर डाल दिया, उसको कैद नहीं किया। और वो लोग ये भी बताते थे कि उनकी बेटी की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वो बाल खोलकर उस कुएं के पास रात रात भर बैठकर रोती रहती थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बेटी के ऊपर से उस मखलूक का वो आसेब साया हटा था। तो ये एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें बताई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे जो लोग भी, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी जगह हो, कोई घर खरीदें, उस घर में आपको जरा सा भी महसूस हो कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी जगहों को छोड़ देना चाहिए। ऐसी जगहों पर कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। और अगर इंसान ऐसे तजुर्बों में पढ़कर, कैसे से घर लेकर, नई नई जगहों पर जाकर जिन्नात से आप बार बार अगर उलझते रहें, यानी उन पर तावीज लगाएं, अमल करवाएं, तो वो जिन्नात भी उनके पीछे लग जाते हैं। तो हमेशा ये चीजें खरीदने से पहले किसी साहिब इल्म को ले जाकर या उस घर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग घरों में अमलियात कर जाते हैं, या ऐसे ऐसे घरों में जिन्नात होते हैं जो आने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को भी स्टोरी इंग्लिश में मिलती है तो अब जब आप स्टोरी प्ले करते हैं तो उसी स्टोरी के ऊपर कोने पर 3 बटन आ रहे होते हैं, 3 डॉट के निशान आ रहे होते हैं, उनको प्रेस करेंगे तो सेटिंग खुलकर आएगी। सेटिंग के अंदर हिंदी लैंग्वेज को बस आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, तो आपको उर्दू में ही कहानियां मिलेंगी। ये सेटिंग मैं ऑन नहीं कर सकती, ये यूट्यूब की तरफ से सेटिंग्स चेंज हुई हैं, जो बाज लोगों को ऑटो डबिंग में इंग्लिश में स्टोरीज मिल रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि आप लोग खुद इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखें। ये थी आज की कहानी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत के लिए जरूर दुआ मांगे, अपने लिए दुआ मांगे, अपने बड़े बुजुर्गों, बच्चों का सबका ख्याल रखें। जहां रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।